दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सिख दंगे के पीड़ित लोगों के परिवार वालों ने सज्जन कुमार को फांसी दिए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। सिख दंगों में उम्र कैद सजा पा चुके सज्जन कुमार दंगों से जुड़े एक और मामले की सुनवाई के लिए पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पीड़ित परिवार के लोगों ने सज्जन कुमार को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। सिख दंगों से जुड़ा ये मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है, जिसकी सुनवाई के लिए सज्जन कुमार कोर्ट पहुंचे। इस दौरान वो मीडिया से बचते नजर आए। अपनी तरफ से कुछ कहेंगे? जिस तरीके का रिजल्ट रहा, आप लोग कहते रहे कि हम बेगुनाह है, लेकिन रिजल्ट जो है क्या कहेंगे? कोर्ट में सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार के वकील अनिल शर्मा नहीं पहुंचे, जिस पर जज ने सज्जन कुमार को फटकार लगाते हुए वकील के नहीं आने का कारण पूछा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है और सज्जन कुमार का मोबाइल फोन कोर्ट में जमा करा लिया। सुल्तानपुरी दंगा मामले में सज्जन कुमार पर सुरजीत सिंह नाम के आदमी की हत्या का आरोप है। बताया था मैंने, हाथ से मिल गई, ये सज्जन कुमार है, ऐसे बताया था, अपने हाथ से बताया था। फिर सज्जन कुमार की बेल कैंसिल करवा दें, ये जेल में चला जाए, फिर ये जितनी लंबी डेट लेना चाहे लेता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दंगे के शिकार लोगों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने मामले की सुनवाई को टालने के लिए वकील की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। कोर्ट ने आज उनको डेट तो दे दी है 22 जनवरी की, मगर साथ कहा है कि कोर्ट इस केस को जल्दी खत्म करना चाहती है और इसको आगे से डेट ना ली जाए। इस बीच सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर अपने सरेंडर के लिए 30 दिन का समय मांगा, जिस पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार जाने के बावजूद अपनी ताकत बरकरार होने का दावा किया। सीएम आवास में शिवराज सिंह चौहान से मिलने आए उनके समर्थक भावुक हो गए और कई महिलाएं अपने आंसू नहीं रोक पाई। पूर्व सीएम ने समर्थकों के सिर पर हाथ रखकर उनको दिलासा दिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने फिल्मी अंदाज में अपनी ताकत का ऐलान भी किया। तो ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, टाइगर अभी जिंदा है। विदाई कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी विधानसभा सीट से भी बड़ी तादाद में लोग मिलने के लिए आए। बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एलजेपी के सख्ती जताने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है। चिराग पासवान ने बीजेपी को बिहार में सीट बंटवारे का मुद्दा जल्द सुलझाने का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद बीजेपी ने एलजेपी की नाराजगी दूर करने का भरोसा जताया। ठीक है कि जल्दी अब हो जाए, डेस्परेट लोग हो गए तो हो जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में एनडीए में शामिल अकाली दल ने भी बीजेपी को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। सोचना चाहिए जो मेजर पार्टी है कि आपके साथियों को कैसे आपके साथ रखना है, क्या कारण है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी आती है। वहीं शिवसेना ने पासवान की नाराजगी को मौजूदा राजनीतिक हालत से जोड़ दिया। बात ऐसी है कि पासवान जी को राजनीतिक हवा यहाँ से वहाँ जब जाती है तो पता चलता है। तो रामविलास पासवान जी एनडीए में आते जाते रहते हैं, उनकी जो विचार है हमें मालूम है। एनडीए में अनबन की चर्चा ने कांग्रेस की खुशी बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी ने एनडीए की एकता पर सवाल खड़े करते हुए रामविलास पासवान को कांग्रेस के साथ आने का न्योता दे डाला और रामविलास पासवान को अपने पाले में लाने के लिए उनकी राजनीतिक समझ की तारीफ की। मुझे लगता है चिराग पासवान जी और पासवान जी उन्होंने मौसम के मिजाज को समझ लिया है और अब वो डूबती हुई नैया में पांव नहीं रखना चाहते हैं। वहीं आरजेडी ने तो एलजेपी की बीजेपी से नाराजगी पर मोहर लगा दी। रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक रहे हैं और पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी है कि एनडीए में नहीं रहना है। एनडीए की सहयोगी एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार पर एक और हमला किया है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को नोटबंदी को लेकर चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि नोटबंदी से क्या क्या फायदे हुए हैं। इस बीच सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान शाम 5 बजे अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। चिराग पासवान इससे पहले भी किसानों के कर्ज और युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठा चुके हैं। चिराग का आरोप है कि बीजेपी लगातार किसानों और युवाओं की अनदेखी कर रही है। कोई नाराजगी नहीं है, वो भारत अब ये सब मामला हमने कह दिया। चिराग देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, वही इस संबंध में बात करेंगे। क्या बातचीत होती है, नहीं होती है, क्या तक नहीं है। हम लोग हम हैं एनडीए।
बिहार से बीजेपी के सांसद सुशील सिंह जी हैं हमारे साथ। सर, एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने पत्र लिखा है और नोटबंदी के बारे में जानकारी मांगी है पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने पत्र लिखा है तो प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री कार्यालय उनको जवाब देगा कि नोटबंदी से देश को क्या क्या फायदे हुए हैं ना। लेकिन पिछले दिनों में उन्होंने के तेवर तल्ख में उनको कहना है कि सम्मानजनक सीट मिलनी चाहिए। राहुल गांधी की तारीफ भी की है चिराग पासवान ने। आप भी बिहार से। देखिए, सीट शेयरिंग में इसी तरह के होते आए हैं पहले भी। जब चुनाव समीप होता है और सीटों के बंटवारे की बात होती है और उस अलायंस में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो इस तरह की बातें उठती है। हर दल ये चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक सीटें मिलें और मुझे लगता है कि इसी सोच के तहत चिराग जी ने भी ऐसा सुझाव दिया होगा या ऐसी मांग की होगी। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। अमेरिका के वॉशिंगटन में आए एक बवंडर ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस बवंडर की वजह से सैकड़ों मकानों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके जोरदार होने का अंदाजा बवंडर और उसके साथ उड़ रही चीजों को देखकर लगाया जा सकता है। Oh my God! इस बवंडर की वजह से लोगों के मकानों में रखा सामान और छतों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। बवंडर में न सिर्फ मकानों को नुकसान पहुंचा बल्कि दर्जनों पेड़ भी उखड़ गए। When I was outside, it started heavy rain, and then hail, and then the wind, and I saw the tornado like spinning. बवंडर के गुजरने के बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। इस बवंडर की वजह से लोगों के मकानों का मलबा तिनकों की तरह बिखरा दिखा, जबकि कुछ रिहायशी इलाके तो ऐसे थे जहां के सभी मकान तबाह हो गए। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक आदमी पर झूठी शान में अपनी बहन के पति की हत्या का आरोप लगा और इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बताया गया कि आरोपी की बहन ने परिवार की मर्जी के खिलाफ सुमित वाकमरे नाम के लड़के से शादी की थी और शादी को सिर्फ 1.5 महीने ही गुजरे थे कि झूठी शान में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के लोगों को इसकी खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गए। माँ बुरी तरह से रो रही थी तो इलाके के लोग भी सकते में थे। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो इसके लिए लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के दफ्तर का घेराव किया, लेकिन सुनवाई वहां भी नहीं हुई। पुलिस वालों ने किसी को भी दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। जिस जगह सुमित नाम के लड़के की हत्या हुई वहां पुलिस ने निशान बनाए हुए थे। जानकारी मिली कि वो इंजीनियरिंग का छात्र था और वारदात के वक्त वहां से अपने घर जा रहा था। पटना की कई सड़कों पर कांग्रेस की तरफ से हनुमान के कई पोस्टर लगाए गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में हुई जीत से उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया, जिसके लिए उन्होंने शहर की भीड़भाड़ वाली कई सड़कों पर हनुमान के बड़े साइज के पोस्टर लगवाए। कांग्रेस के इन पोस्टर में बीजेपी की हार पर तंज कसते हुए लिखा गया कि भगवान हनुमान की जाति बताकर 3 राज्यों में बीजेपी सरकार हुई भस्म। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने पर सर्वशक्तिमान पवन सुत हनुमान जी को आभार भी व्यक्त किया गया है और ये जो पोस्टर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। यही नहीं, इन्हीं पोस्टर में ये भी लिखा गया था कि बीजेपी की लंका में आग 2019 में होगी खाक, जिस पर बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा संभाला, जिन्होंने इसी बहाने राम मंदिर के निर्माण में हो रही देरी के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके नेता केवल कार्टून में ही विश्वास करते हैं और भगवान को भी होर्डिंग पर लगाकर, अरे भगवान को दिल में बसाए होते तो आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया होता। राजस्थान चुनाव के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को दलित बताया था, जिस पर सीएम योगी के अलावा बीजेपी भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी। बीजेपी नेता बुक्कल नवाब विवादित बयान में फंस गए हैं। बुक्कल नवाब ने दावा किया है कि हनुमान मुसलमान थे, इसीलिए मुसलमानों में जो नाम रखे जाते हैं वो रहमान, रमजान, फरमान होते हैं। योगी जी कहते हैं कि हनुमान जी दलित थे, अभी इन्होंने कहा है कि हनुमान जी मुसलमान थे। सही मानों में हनुमान जी क्या थे किसको भी मालूम नहीं है। हनुमान जी मुसलमान कैसे होंगे? यहाँ एक माहौल बहुत ख़राब तैयार करने का, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू सिख, इस तरह का ये देश के खिलाफ की बात है। मैं तो इसमें बिल्कुल जाऊँगा नहीं। वो हनुमान जी कौन थे, क्या थे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपस में तय करना चाहिए हनुमान जी देवता थे या किसी जाति और धर्म के थे। पूरा देश जानता है
जो हनुमान जी को मानते हैं, हम सब यही जानते हैं हनुमान जी हमारे देवता थे, पवन सुत हनुमान थे। तो ऐसे लोग जो हनुमान जी को धर्म में, जाति में बांधते हैं, मुझे लगता है वो हनुमान जी के पाप के भागीदार हुए हैं और आगे भी पाप के भागीदार होंगे।